दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। एक महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र है, यानी कि एक द्वीप भी है और एक देश भी है। इसकी कोई जमीनी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसके अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड 5.55 डिग्री नॉर्थ से लेके 9.51 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से कितना करीब है। साथ ही इसका जो देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड है वो 79.41 डिग्री ईस्ट से लेके 81.53 डिग्री ईस्ट तक जाता है, यानी कि 79 से 81 डिग्री के बीच में है ये। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अधिकांश भाग में आपको उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है यानी कि भूमध्य रेखा के। तो यहाँ पर ऐसे जंगल होंगे, उष्णकटिबंधीय जंगल। वैसे तो इसका कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका ज़मीनी क्षेत्रफल लगभग 64,058 वर्ग किलोमीटर है, जिससे कि ये दुनिया का 25वां सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इसके अलावा जो बचा हुआ 1552 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उसमें आपको दर्जनों छोटे छोटे द्वीप नजर आएंगे और समुद्री क्षेत्रफल नजर आएगा। तो मतलब ज़मीनी क्षेत्रफल तो 64,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और 1552 वर्ग किलोमीटर जो है वो समुद्र का क्षेत्रफल हो जाता है। इस तरह टोटल हो जाता है 65,610। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीलंका का जो मानक समय है वो भारत के समान है, यानी कि भारत के मिर्ज़ापुर से जो देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री से, उस हिसाब से भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं जब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं। उसी देशांतर रेखा को यानी कि उसी समय को श्रीलंका ने भी अपनाया था 2006 के अंदर, यानी कि जो टाइम भारत में हो रहा होगा वही टाइम श्रीलंका के अंदर भी हो रहा होगा। दोनों के टाइम में कोई फर्क नहीं होगा। अगर इसकी तटीय रेखा और पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका की तटरेखा लगभग 1340 किलोमीटर लंबी है, जिसमें अधिकांश तट रेतीले समुद्र तटों और लैगून से बने हुए हैं। श्रीलंका की समुद्री सीमाएं उत्तर पश्चिम में भारत और दक्षिण पश्चिम में मालदीव से लगती है। मतलब उत्तर पश्चिम में तो भारत मौजूद है और दक्षिण पश्चिम में मालदीव मौजूद है। अगर आप इसके समुद्री तट के भूगोल की बात करोगे तो यहाँ पर मौजूद है प्रायद्वीप, जिसके ऊपर चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तट पर आपको चट्टानी इलाके भी देखने को मिलेंगे, खाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप प्राकृतिक बंदरगाहों की बात करोगे तो उत्तर पूर्व में मौजूद है त्रिनकोमाली इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण पश्चिम में मौजूद है गाले बंदरगाह। दोनों ही प्राकृतिक हैं और श्रीलंका के लिए ज़रूरी माने जाते हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगर समुद्र में स्थित ज़रूरी स्थानों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आता है पाक जलडमरू मध्य। ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये पाक स्टेट भी कहलाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है ये, जो बंगाल की खाड़ी को भारत के पूर्वी तट से जोड़ता है। तो ये रास्ता व्यापार की दृष्टि से और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आती है मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और एक बहुत बड़ी खाड़ी है जो पाक जलडमरू मध्य है उसके बिल्कुल दक्षिण में मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है एडम्स ब्रिज, जिसको भारत में राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन प्राकृतिक संरचना है जो समुद्री तल पर स्थित है। इसकी कुछ एक तस्वीरें आप सैटेलाइट के माध्यम से भी देख सकते हो। अब अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदरूनी भूगोल के बारे में तो यहाँ पर कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, घाटियां हैं और दर्रे हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती है मध्य उच्च भूमि। ये जो है श्रीलंका के दक्षिण मध्य भाग में उच्च भूमि कहलाती है, जो देश का भौगोलिक केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। मतलब इसको भौगोलिक केंद्र कहा जाता है। ये लगभग 65 किलोमीटर तक उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है और एक उबड़ खाबड़ पठार है। कहने का मतलब यह है कि एक पूरा पठार ही है। श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं, जिसमें एक आती है पिदुरुतला गाला जो कि 2524 मीटर ऊंची है और ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी आती है एडम का शिखर जो कि 2243 मीटर ऊंची है, जो कि पीक वाइल्डरनेस सेंचुरी के अंदर स्थित है। मतलब यहाँ पर एक वाइल्डरनेस सेंचुरी है, उसी के अंदर ये मौजूद है। और तीसरी आती है नमू नुकुला जो कि 2036 मीटर ऊंची है, उवा प्रांत के अंदर है। यहाँ पर एक उवा प्रांत है तो वहीं पर यह स्थित है। तो तीनों को आपको याद रखना है, पिदुरुतला गाला, एडम का शिखर और नमू नुकुला। इसके अलावा श्रीलंका के पश्चिम में मौजूद है हैटन पठार। ये जो हैटन पठार है ये गहरी घाटियों और ढलानों वाला क्षेत्र है, तो ये घाटियों के लिए जाना जाता है, इसे आपको अलग से याद रखना है। इसके अलावा एक उवा बेसिन है जो कि पूर्व के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपको घास से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी,
थोड़ी बहुत गहरी घाटियाँ देखने को मिलेंगी और चाय के बागान देखने को मिलेंगे। तो चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है इसको, उवा बेसिन को, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे उवा का मतलब जो है वो नदी है, तो नदी बेसिन की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक दर्रा भी है जो कि कुड्डू गन्नावा दर्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 515 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रांत के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोलंबो कैंडी राजमार्ग है, जिसको A1 के नाम से भी जाना जाता है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो मतलब उस रास्ते का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसको माना जाता है, कुड्डू गन्नावा दर्रे को। तो इसे आपको याद रखना है, 515 मीटर ऊंचा है। इसके बाद अगर हम श्रीलंका की नदियों के बारे में बात करें तो श्रीलंका में लगभग छोटी बड़ी मिलाकर 103 नदियां हैं। स्थानीय भाषा में नदियों को गंगा या ओया के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी नदी के अंत में गंगा या ओया लगा हुआ है तो आपको समझना है कि ये नदी की ही बात हो रही है। इन 103 नदियों में से भी सिर्फ 17 नदियां ऐसी हैं जिनका बेसिन 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। इनमें भी श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो है महावेली गंगा, जो कि लगभग 335 किलोमीटर लंबी है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। जो हॉटन प्लेन्स है वहाँ से ये शुरू होती है और तिंकोमाली तक जाती है। तिंकोमाली मैंने आपको बताया था प्राकृतिक बंदरगाह है, वहाँ तक ये जाती है। इसका बेसिन क्षेत्र जो है वो देश का लगभग 20% हिस्सा है, यानी कि 10,448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतनी बड़ी होने की वजह से सिंचाई और बिजली उत्पादन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख नदियाँ भी आती हैं, जैसे केलानी नदी जो कि 145 किलोमीटर लंबी है, कोलंबो के पास से ये बहती है और 25% जनता जो है श्रीलंका की वो इसी से पानी पाती है, मतलब इसी के आसपास रहती है। जो कालू गंगा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, 129 किलोमीटर लंबी है, दक्षिणी भाग में बहती है और जंगली इलाकों से निकलती है। तो जंगल के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। और एक है मालवथु, मालवथु ओया, ओया का मतलब भी नदी है, 164 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तरी शुष्क भाग है आपका, उसके अंदर ये बहती है। इन 3-4 प्रमुख नदियों से ही जो कृषि है उसको फायदा पहुंचता है। कृषि की सारी सिंचाई होती है, चावल वगैरह की खेती होती है, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। बिजली जो है वो क्रिएट होती है महावेली जैसी नदियों से बांध बनाकर, और जो शहरी ज़रूरतें हैं वो केलानी नदी जैसी नदियां पूरी करती हैं। तो ये 3-4 नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपको नदियों के बारे में स्पेशली याद रखनी है, वो ये है कि जो श्रीलंका है वो 2 इलाकों में बटा हुआ है। एक तो है गीला इलाका जो कि मेनली दक्षिण के अंदर है, वहाँ पर कालू गंगा जैसी नदियाँ जो हैं वो ज़्यादा बहती हैं, बारिश से इनके अंदर पानी आता है। और एक है सूखा इलाका जो कि उत्तर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर आपको मालवथु ओया जैसी नदियाँ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर कम बारिश होती है तो पानी का प्रवाह भी कम होता है। तो सूखा इलाका जो है वो उत्तर के अंदर है, शुष्क इलाका, और गीला इलाका जो है, आर्द्र इलाका, वो दक्षिण के अंदर है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम श्रीलंका के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो यहाँ 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले आता है बंदर नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलंबो शहर से 33 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों में से एक है, जो कि सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यहीं आती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हम्बनटोटा शहर से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। ये श्रीलंका का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो बड़े विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रत्नमलना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सीमित है क्योंकि यहाँ पर सीमित फ्लाइट्स आती हैं। कोलंबो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका के हवाई अड्डों में सबसे पुराना इसको माना जाता है। यहाँ पर दोनों टाइप की फ़्लाइट्स आती हैं, घरेलू भी आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी आती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे सीमित होती हैं। इसके बाद है जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जाफना शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरी प्रांत के लिए महत्वपूर्ण कड़ी इसको माना जाता है। दक्षिण भारत की जितनी भी विमान आते हैं और घरेलू विमान आते हैं वो सब यहीं पर लैंड होते हैं। तो मतलब अगर कोई दक्षिण भारत से श्रीलंका जा रहा है तो उसको जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाना होगा। और आखिर में आता है बट्टी कलोआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बट्टी कलोआ शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्वी प्रांत को सेवा प्रदान करता है और पूर्वी तट से आगे जो पूर्वी तट आते हैं, जैसे द्वीप आते हैं, वहां पर अगर कोई फ्लाइट जानी होगी तो वो यहीं से जाती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हो जाते हैं श्रीलंका के। सभी अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बंदर नाइके और दूसरा मट्टाला राजपक्षे। तो दोनों को स्पेशली याद रखना। इसके बाद अगर हम श्रीलंका के बंदरगाहों की बात कर लें तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जिसमें से 2 तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो है तिनकोमाली बंदरगाह और एक गाले बंदरगाह, दोनों ही प्राकृतिक हैं।
दो और बचते हैं इसके अंदर। एक है कोलंबो बंदरगाह, जो कि देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, जो सिल्क रोड बन रहा है चाइना की तरफ से BRI का, उसका ये हिस्सा है। और दूसरा है हम्बनटोटा बंदरगाह, इसका नाम आपने सुना होगा, दक्षिण में एक नया बंदरगाह है, ये भी सिल्क रोड का ही हिस्सा है। चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के अंदर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर इनका इस्तेमाल करता है। तो आप समझ सकते हो कि लोन के थ्रू ही करता होगा, क्योंकि श्रीलंका को लोन दिए हुए हैं इसने। तो इस तरीके से आपके 4 बंदरगाह हो जाते हैं। अब आखिर में हम श्रीलंका की राजधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, श्रीलंका के अंदर 3 राजधानियां हैं। श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जिसे कोट्टे के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलंबो से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 1982 में इसको सरकारी राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यानी कि जितना भी पार्लियामेंट वगैरह है वो सब यहीं पर है और सारे कार्य यहीं होते हैं। एक नदी है दियावन्ना ओया, ये भी एक नदी है, उसके किनारे ये मौजूद है बाढ़ के मैदान के अंदर, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी राजधानी है आर्थिक राजधानी, जो कि है कोलंबो। कोलंबो जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है, 10 लाख की जनसंख्या भी है, ज़्यादा भी हो सकती है। 200 से अधिक वर्षों तक ये राजधानी रहा है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जगह इसको माना जाता है। यहीं पर मौजूद है कोलंबो बंदरगाह, जो कि ट्रांसशिपमेंट के लिए जाना जाता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। और आखिर में आती है श्रीलंका की सांस्कृतिक राजधानी, जो कि है कैंडी। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि प्रशासनिक है, कोलंबो तो आपको याद रह ही जाएगी, आर्थिक है, और तीसरी सांस्कृतिक है जो कि कैंडी है। तो इस तरीके से श्रीलंका का भूगोल पूरा हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने श्रीलंका के भूगोल में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।